अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का 5th लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिकल पावर, ईएमएफ एंड मैक्सिमम पावर आउटपुट। सबसे पहले आज के लेक्चर पे एक नज़र कि आज हमने जिन एरियाज़ को अंडरस्टैंड करना है। सबसे पहली चीज़ जो हम देखेंगे दैट विल बी इलेक्ट्रिकल पावर, उसके बाद ईएमएफ जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, उसके बाद टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को हमने अंडरस्टैंड करना है और फिर हमने ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों का कंपैरिजन करना है और लास्ट में हमने मैक्सिमम पावर आउटपुट इसके लिए रिलेशन ड्राइव करना है। इलेक्ट्रिकल पावर, तो पावर का वर्ड ही हमें बता रहा है। इससे पहले हम प्रीवियस जो क्लास है उसमें मैकेनिकल पावर का वर्ड यूज़ कर चुके हैं। तो मैकेनिकल पावर हमारे पास क्या चीज़ थी? रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो एग्जैक्टली इलेक्ट्रिकल पावर के साथ हमने क्या करना है, वर्क के साथ एक वर्ड आपने ऐड कर देना है, दैट इज़ इलेक्ट्रिकल। तो रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिकल वर्क, इसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिकल पावर। दूसरे टर्म में अगर हम इसे एनर्जी की टर्म में अगर ऐसे में अंडरस्टैंड करना चाहें तो इसे किस तरह बताएंगे? इट इज़ द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ट्रांसफर्ड पर यूनिट टाइम। ये वो शरह है जिस पे पर यूनिट टाइम इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफ़र की जाती है, प्रोड्यूस की जाती है। बैटरी है, कोई सोर्स ऑफ करंट है, तो उसके लिए इलेक्ट्रिकल पावर वो होगी वो पर यूनिट टाइम कितनी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, या अपने जो चार्ज है उसके अंदर जो चार्जेस उससे एनर्जी लेके आ रहे हैं उनको कितनी एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहा है, कितनी एनर्जी डिलीवर कर रहा है। और हमारे पास जो लोग इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस होंगी, जिस तरह कोई बल्ब है, इलेक्ट्रिक हीटर है, एयर कंडीशनर है, उनके लिए इलेक्ट्रिकल पावर क्या चीज़ है? तो ये हमारे पास एनर्जी पर यूनिट टाइम होगी जो वो कंज्यूम कर रहे हैं। तो फार्मूला इसके लिए एज यूजुअल वही यूज़ होगा जो इससे पहले हम यूज़ कर रहे थे, P = W/T। पावर जो है जी वर्क डन डिवाइड बाय टाइम है और वर्क डन = QV जूल, क्योंकि पोटेंशियल का फार्मूला हमारे पास है वर्क डन पर यूनिट चार्ज W/Q। तो W की जगह हम क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे जी? QV जब हम कर देंगे इसमें पुट, तो P = QV/T। ये फर्स्ट फार्मूला आ गया। ये कब यूज़ होगा? अगर हमें चार्ज का पता हो कि कितना चार्ज जो है वो ट्रांसफ़र हो गया, कितना पोटेंशियल अप्लाई किया था और कितना टाइम था। तो यहाँ से हमारे पास इलेक्ट्रिकल पावर कैलकुलेट की जा सकती है। Q/T, यहाँ से ये हमारे पास करंट का फार्मूला है, तो इसकी जगह हम इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो P = VI। ये सेकंड फार्मूला हमारे पास आ गया इलेक्ट्रिकल पावर का, वोल्टेज और करंट की फॉर्म में। वोल्टेज और करंट हमें पता हो कि किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के अक्रॉस इतना वोल्टेज हमने अप्लाई किया और इसकी वजह से इसमें से इतने एम्पेयर करंट फ्लो कर रहा है। तो उन दोनों को जब हम कर देंगे मल्टीप्लाई, तो हमारे पास उसकी पावर आ जाएगी। और मोस्टली आप अपने जो घरों में अगर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को देखेंगे तो वहाँ पे वोल्टेज और करंट, ये दो चीज़ें ही ज़्यादातर मेंशन की जाती हैं। उसके बाद इसको एक और फार्मूला इसका अगर हम बनाएं तो V = IR, ओहम्स लॉ। V के जगह IR जब करेंगे पुट, तो P = I²R। ये करंट और रेजिस्टेंस, इन दोनों की टर्म में हमारे पास इलेक्ट्रिकल पावर आ जाएगी। करंट हमें पता हो और उस इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की रेजिस्टेंस पता हो, तो यहाँ से इस फार्मूला को यूज़ करके उसको पावर को फाइंड किया जा सकता है। और इसके अलावा अगर हम I को सब्स्टिट्यूट कर दें V/R, तो यहाँ से फार्मूला इसका चौथा फार्मूला आ जाएगा हमारे पास पावर का, दैट विल बी P = V²/R। तो ये चारों फार्मूलाज ठीक हैं। अब डिपेंड करता है कि हमारे पास गिवन डाटा क्या है, उस डाटा को यूज़ करते हुए हम इलेक्ट्रिकल पावर को कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसका ऐसे यूनिट भी वाट ही होगा जो कि इक्वल है J/s। EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, अब ये क्या चीज़ है? इसका कंसेप्ट आपने इससे प्रीवियस जो क्लासेस हैं उसमें आपने इसको अंडरस्टैंड किया था। तो यहाँ इसको एक दफ़ा फिर रिव्यू कर रहे हैं हम। EMF ये फोर्स नहीं है, ये असल में क्या चीज़ है? इट इज़ द वर्क डन ऑन एन इलेक्ट्रिकल चार्ज एज इट पासिस थ्रू अ क्लोज लूप। ये वो वर्क डन है जो इलेक्ट्रिकल चार्ज पे किया जाता है जब ये क्लोज लूप में से पास करता है। और कौन ये वर्क डन करता है? ये वर्क डन करना है सोर्स ऑफ करंट ने। वो जनरेटर भी हो सकता है, वो सोलर सेल भी हो सकता है, वो बैटरी भी हो सकती है, जो भी आपके पास सोर्स ऑफ करंट है। तो EMF उस यूनिट चार्ज के ऊपर कितना वर्क डन कर रही है, दिस इज़ द EMF।
और इसको एक और तरीके से अंडरस्टैंड करना चाहें, इट इज़ द इलेक्ट्रिकल एक्शन प्रोड्यूस्ड बाय अ नॉन इलेक्ट्रिकल सोर्स। ये वो इलेक्ट्रिकल एक्शन है जो नॉन इलेक्ट्रिकल सोर्स, अमूमन जिस तरह हमने इससे पहले सोर्स ऑफ करंट की बात की थी, तो वहाँ पे हमने क्या बात की थी, सोर्स ऑफ करंट की एक डेफिनेशन में, कि सोर्स ऑफ करंट जो होगा वो नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म से इलेक्ट्रिकल फॉर्म में एनर्जी कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पे उसी चीज़ की एप्लीकेशन है। ईएमएफ क्या चीज़ है, ये इलेक्ट्रिकल एक्शन है, प्रोड्यूस कौन करता है जी, नॉन इलेक्ट्रिकल सोर्स। केमिकल से इलेक्ट्रिकल में, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एक्शन प्रोड्यूस करेगी, या मैग्नेटिक एनर्जी इलेक्ट्रिकल एक्शन प्रोड्यूस करेगी। और इसी तरह बहुत सारे और हमारे पास सोर्सेज ऑफ करंट है जहाँ पे नॉन इलेक्ट्रिकल सोर्स इलेक्ट्रिकल एक्शन प्रोड्यूस कर रहा होता है। और इसकी एक और डेफिनेशन पे अगर हम, इट इज़ द एनर्जी कन्वर्टेड फ्रॉम नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म टू इलेक्ट्रिकल फॉर्म। ये वो एनर्जी है जो नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म से इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट होती है जब कोई चार्ज फ्लो करता है। इसका फार्मूला अगर हम राइट करें तो इसका फार्मूला हमारे पास होगा E इक्वल्स टू W/Q। W है जी वर्क डन और डिवाइडेड बाय चार्ज जो कि बैटरी में से पास होके बाहर आ रहा है। एस यूनिट इसका हमारे पास है जूल पर कूलम, जिसको हम वोल्ट भी लिखते हैं। तो वोल्टेज की जो बात करते हैं तो वो EMF भी वही चीज़ है, लेकिन ये वो एनर्जी है जो चार्ज सोर्स ऑफ करंट के अंदर से ले के बाहर आ रहा है, तो उस एनर्जी को हम बोलते हैं, ये उसकी EMF है। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ये क्या चीज़ है, कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हमने जब अप्लाई की, करंट जब फ्लो कर रहा था, तो उस वक्त बैटरी के टर्मिनल्स पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा होगा, इसको हम बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ से हमारे माइंड में एक आता है क्वेश्चन कि हाँ जी EMF फिर इसी की इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि बैटरी का वोल्टेज जो भी था, बैटरी थी, इलेक्ट्रिकल जनरेटर था, या कोई और सोर्स ऑफ करंट था, तो जो भी उसका वोल्टेज वहाँ पे मेंशन था तो वो उतना ही हमारे पास आना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, जब उसको सर्किट में कनेक्ट किया जाता है तो वो वोल्टेज पहले से डिक्रीज हो जाता है। और इसकी क्या वजह है, सबसे पहले इसकी जो डेफिनेशन एक दफ़ा फिर हम कर लें रिव्यू। इट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी व्हेन करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। जब करंट सर्किट में से फ्लो कर रहा होता है तो उस वक्त बैटरी के टर्मिनल्स कितना वोल्टेज शो कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अब है क्या, जब चार्जेस इंटरनली फ्लो करते हैं, अब बाहर का तो हमें पता है कि जो भी हमारे पास कोई बल्ब लगा है, इलेक्ट्रिकल हीटर है, कोई रेफ्रिजरेटर है, एयर कंडीशनर है, तो चार्जेस ने वहाँ पे एनर्जी तो डिसिपेट करनी है और दूसरी फॉर्म में चेंज करनी है। उससे पहले जब चार्जेस बैटरी या सोर्स ऑफ करंट के अंदर से बाहर आते हैं तो उस वक्त वो एनर्जी कुछ अंदर भी डिसिपेट करके आते हैं, क्योंकि अंदर उनके लिए जो रास्ता है वो क्लियर नहीं है, वहाँ पे और एटम्स मौजूद हैं और मॉलिक्यूल्स हैं। तो चार्जेस बाहर आने से पहले कुछ एनर्जी अंदर डिसिपेट करके आते हैं, जिसको हम बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सोर्स। जिस तरह हमारे पास एक्सटर्नली को रेजिस्टेंस हमने कनेक्ट की है, जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है उसकी ऑपोजिशन है, तो इस तरह चार्जेस को बैटरी या सोर्स ऑफ करंट के इंटरनली भी ऑपोजिशन का सामना करना पड़ता है, तो वो कुछ एनर्जी अंदर अपनी डिसिपेट करके आते हैं। अब हम एग्जांपल के तौर पे ले रहे हैं कि कोई भी बैटरी है, उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, और वो बैटरी हमने कनेक्ट कर दिया कोई कैपिटल आर, कोई रेजिस्टेंस है या इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है उसके क्रॉस, तो करंट जो इसमें से फ्लो करेगा, करंट क्या फ्लो करेगा, I इक्वल्स टू E/R प्लस आर, टोटल वोल्टेज जो कि EMF है डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस यहाँ पे दो होगी, एक्सटर्नल के साथ इंटरनल वाली भी ऐड होगी। ये जब EMF के साथ डिवाइड करेंगे, यहाँ से हमारे पास टोटल करंट आ जाएगा, और EMF को फिर क्या लिखेंगे, I कैपिटल R प्लस I इंटू स्मॉल आर। ये I इंटू कैपिटल R, इस टर्म को हम बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, और इसको देखा जा सकता है इस इक्वेशन में से कि ये EMF से कम है, और ये कितना कम है, बाय द फैक्टर ऑफ I इंटू स्मॉल आर। तो ये EMF वाली इक्वेशन को इस तरह भी लिखा जाएगा, EMF इक्वल्स टू टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस प्लस I इंटू स्मॉल आर। अब I इंटू स्मॉल आर ये क्या चीज़ है, ये वो पोटेंशियल ड्रॉप है जो कि बैटरी के इंटरनली चार्जेस ड्रॉप करके आ रहे हैं। तो ये वो मतलब यहाँ से इक्वेशन को मैं आपको अंडरस्टैंड करवाऊँ तो इस तरह हमारे पास होगी, कोई सेल है जो आप क्लॉक में डालते हैं, उसके ऊपर
जो 1.5 वोल्ट है वो उन्होंने मेंशन किया हो, या कोई बैटरी है 6 वोल्ट की, या कोई बैटरी है 12 वोल्ट की। अब 12 वोल्ट हो गया या 6 वोल्ट होगा या 1.5 वोल्ट, ये उसकी ईएमएफ है। लेकिन जब आप उसको सर्किट में कनेक्ट कर देंगे, जब वो हमें करंट प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देगी, उस वक्त वो 12 वोल्ट नहीं रहेंगे। उस वक्त जब हम वहाँ पे वोल्ट मीटर अप्लाई करेंगे तो तब हमारे पास 11.8 या 11.9 या 11.7 शो हो रहे होंगे। ये कम क्यों शो हो रहे हैं, क्योंकि 0.2 या 0.3 वोल्ट वो अंदर ड्रॉप करके आ रहे हैं। तो यहाँ से हमें एक वो स्केच माइंड में आ रहा है। टोटली अब हो क्या रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वायलेट नहीं हो रहा। चार्जेस कुछ एनर्जी अंदर ड्रॉप करके आते हैं, कुछ और बहुत सारी एनर्जी बाहर ड्रॉप करते हैं। तो टोटल वो मिला के अगर चार्ज को डिवाइड कर दिया जाए तो दिस इज कॉल्ड ईएमएफ। अब हम यहाँ पे एक चीज़ अंडरस्टैंड करें, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑलवेज लेस देन ईएमएफ बाय द अमाउंट आई आर। ये वो अमाउंट है जो कि इंटरनली ड्रॉप हो रही है, और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा ईएमएफ से कम होता है। और दूसरी बात, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की जैसे मैंने इससे पहले बात की है, तो उसको इस इक्वेशन में अप्लाई किया जाए तो इसको हम फिर क्या लिखेंगे, एनर्जी प्रोवाइडेड पर चार्ज, ये टोटल एनर्जी जो चार्ज को प्रोवाइड की गई, इक्वल्स टू एनर्जी डिसिपेटेड अक्रॉस लोड पर चार्ज, वो चार्ज जो लोड के अक्रॉस एनर्जी उसने जो है वो यूज़ कर ली है, प्लस एनर्जी जो है वो यूज़ हो गई है इंटरनली पर चार्ज। तो टोटल एनर्जी जो प्रोवाइड की ये दो हिस्सों में यूज़ होगी, इंटरनली कुछ ड्रॉप होगी और कुछ एक्सटर्नली ड्रॉप होगी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से इस इक्वेशन को अंडरस्टैंड किया जा सकता है। अब इन दोनों को अगर कंपैरिजन देखें तो ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ईएमएफ इज़ द कॉज, ये असल में मेन वजह है। चार्जेस जो एनर्जी हमारे पास आ रही है नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म से इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, हमारी चीज़ें जो सारी चल रही हैं, जो हमारे पास बल्ब चल रहा है, हमारे पास इलेक्ट्रिक फ़ैन चल रहा है, हमारे पास एसी चल रहा है, हीटर चल रहा है, तो ईएमएफ इज़ द कॉज, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज़ द इफेक्ट। ईएमएफ होगी तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मौजूद है, क्योंकि ईएमएफ होगी, सर्किट के साथ कनेक्ट किया जाएगा, करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, तब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। ईएमएफ इज़ ऑलवेज प्रेजेंट इवन व्हेन करंट ड्रॉन इज जीरो। ईएमएफ हमेशा मौजूद है। बैटरी को, सोर्स ऑफ करंट को हम सर्किट के साथ कनेक्ट करें या ना करें, ईएमएफ हर वक्त मौजूद है, क्योंकि चार्जेस एनर्जी ले के बैठे हुए हैं, वो बाहर आने के इंतज़ार में, जैसे ही उनको कनेक्ट किया जाएगा वो बाहर आ जाएंगे। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज प्रेजेंट ओनली व्हेन करंट इज बीइंग ड्रॉन। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस सिर्फ उस वक्त मौजूद होगा जब करंट जो है वो फ्लो करेगा। जब करंट नहीं फ्लो करेगा तो तब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा। इट डज नॉट चेंज इवन करंट ड्रॉन फ्रॉम द सोर्स इज चेंज। अगर करंट जो ड्रॉन है सोर्स से उसको चेंज किया जाएगा तो ईएमएफ चेंज नहीं होती, ईएमएफ कांस्टेंट ही है जो उसके लिए है। लेकिन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ये चेंज हो जाता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है करंट कितना ज़्यादा हम उसमें से ले रहे हैं। जितना ज़्यादा करंट उसमें से हम ड्रॉ करेंगे उतना ही ज़्यादा एनर्जी इंटरनली भी ड्रॉप होगी, उसकी वजह से टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस उतना ज़्यादा डिक्रीज़ होगा। मैक्सिमम पावर आउटपुट, तो यहाँ पे हम अब फार्मूला कैलकुलेट करना चाह रहे हैं इस चीज़ के लिए कि अगर हमारे पास अगर जो करंट, हमें ईएमएफ का पता है, हमें रेजिस्टेंस का पता है, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी, हम ये फाइंड करना चाह रहे हैं कि ये ईएमएफ की वजह से, ये बैटरी की वजह से, ये जनरेटर की वजह से, एक्सटर्नल जो भी हमारा लोड कनेक्ट है, तो उसको मैक्सिमम पावर कितनी ट्रांसफ़र जो है वो होगी, मैक्सिमम पावर कितनी आउटपुट इसे जो है हम जो है वो हासिल कर सकते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे रिलेशन ड्राइव करने जा रहे हैं। हम एज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास एक बैटरी है जिसकी ईएमएफ ई है और इंटरनल रेजिस्टेंस इसकी स्मॉल आर है, और इसको हमने कनेक्ट कर दिया एक लोड के साथ जिसकी रेजिस्टेंस कैपिटल आर है। अब हम क्या कैलकुलेट करना चाह रहे हैं जी, हम मैक्सिमम पावर के लिए रिलेशन ड्राइव करना चाह रहे हैं। अब ये जो डायग्राम है इसका इससे पहले भी हम अंडरस्टैंड कर चुके हैं। अब फार्मूला पावर के लिए क्या आएगा, पावर आउटपुट इक्वल्स टू आई स्क्वायर इंटू कैपिटल आर, करंट जो इसमें से फ्लो कर रहा है, और इसका स्क्वायर इंटू कैपिटल आर जो कि हमारे पास है लोड रेजिस्टेंस। उसके बाद करंट की जगह जब हम ये वैल्यू पुट करेंगे आई इक्वल्स टू ई ओवर कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ये इसको जब सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो पावर आउटपुट विल बी इक्वल टू
ई ओवर आर प्लस आर होल स्केयर इंटू कैपिटल आर, और ये इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी पावर आउटपुट इक्वल्स टू ई स्केयर आर ओवर आर प्लस आर होल स्केयर। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई करने के लिए हमें यह पता है a प्लस बी होल स्केयर इक्वल्स टू a माइनस बी होल स्केयर प्लस 4ab। तो ये जब उसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो इक्वेशन हमारे पास पावर आउटपुट के लिए आ जाएगी पावर आउटपुट इक्वल्स टू ई स्केयर कैपिटल आर डिवाइड बाई आर माइनस आर होल स्केयर प्लस 4 कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। अब यहाँ से हमारे पास दो सोल्यूशंस हैं, हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना चाह रहे हैं। मैक्सिमम पावर आउटपुट के लिए हम दो काम कर सकते हैं। अब दोनों आर को इक्वल करना है तो आर माइनस आर होल स्केयर ये फैक्टर यहाँ से कैंसल आउट हो जाएगा। अब क्या केस हो सकता है, जब ये भी पॉसिबल है कि कैपिटल आर स्मॉल आर के इक्वल कर दिया जाए या स्मॉल आर कैपिटल आर के इक्वल कर दिया जाए। अब देखें इक्वेशन दोनों के लिए चेंज हो गई। कहने को ये ठीक है, ये दोनों चीज़ें इस इक्वेशन उस फैक्टर को इन्होंने जो है वो ज़ीरो करना है, लेकिन केस पे फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आप एक्सटर्नल जो रेजिस्टेंस है, जो कि लोड है, उसको इंटरनल के इक्वल कर रहे हैं या इंटरनल जो रेजिस्टेंस है उसको एक्सटर्नल के इक्वल कर रहे हैं। दोनों केसेस में फ़र्क है। तो केस 1 हम एज्यूम करें कि एक्सटर्नल हमने इंटरनल के इक्वल कर दिया है। फॉर एग्जांपल अगर बैटरी की या सोर्स ऑफ करंट की इंटरनल जो रेजिस्टेंस है वो अगर 2 ओम है तो हम लोड भी 2 ओम का ही कनेक्ट कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे जब सब्स्टिट्यूट कर देंगे, जहाँ जहाँ कैपिटल आ रहा है वहाँ पे स्मॉल आर हमने कर दिया सब्स्टिट्यूट, ई स्केयर इंटू आर डिवाइड बाई आर माइनस आर होल स्केयर प्लस 4RR, और यहाँ से इक्वेशन हमारे पास आ गई पावर आउटपुट इक्वल्स टू ई स्केयर ओवर 4 इंटू स्मॉल आर। दूसरा केस हमारे पास ये हो सकता है कि हम इंटरनल रेजिस्टेंस को एक्सटर्नल जो रेजिस्टेंस के इक्वल करते हैं। एग्जांपल ये है कि अगर लोड आप 5 ओम का कनेक्ट कर रहे हैं तो आपके पास इंटरनल जो रेजिस्टेंस है ये भी 5 ओम ही हो। तब क्या होगा जी, जहाँ जहाँ पे स्मॉल आर आ रहा है वहाँ पे कैपिटल आर पुट कर दें, ई स्केयर इंटू कैपिटल आर डिवाइड बाई आर माइनस आर होल स्केयर प्लस 4RR, और ये इक्वेशन सिंप्लीफाई होके आएगी पावर आउटपुट इक्वल्स टू ई स्केयर ओवर 4 इंटू कैपिटल आर। अब ये हमारे पास पावर आउटपुट के दो फार्मूला आ चुके हैं, तो इन दोनों को अगर कंपेयर करेंगे तो मैक्सिमम पावर आउटपुट हमें कौन सा फार्मूला देगा। अब ये हमें पता है कि जो अमूमन हमारे पास जो केसेस हैं कि हमारा जो लोड होता है वो इंटरनल जो रेजिस्टेंस है उससे बहुत ज़्यादा होता है। कि कभी भी नहीं होता कि अगर इंटरनल जो रेजिस्टेंस है वो 2 ओम है या फिर 3 ओम है तो आपने एक्सटर्नल लोड भी इतना लगाया हो। अमूमन जो चीज़ें को हम बाहर फैन कनेक्ट कर रहे हैं या बल्ब कनेक्ट कर रहे हैं, एसी कनेक्ट कर रहे हैं, तो उसका जो लोड है इंटरनल से तो बहुत ज़्यादा होता है। इससे ये बात अंडरस्टूड होगी कि आउटपुट पावर उसी वक्त मैक्सिमम होगी जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल के इक्वल होगी, और यहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम पावर आउटपुट का फार्मूला क्या आएगा, ई स्केयर ओवर 4 इंटू स्मॉल आर। अब यहाँ पे अगर कैपिटल आर पुट कर दिया जाए तो ये वैल्यू पहले से कम आ जाए, क्योंकि ये इक्वेशन ई स्केयर ज़्यादा के साथ जो है वो डिवाइड होगा। इसको अगर हमने मैक्सिमम की तरफ लेके जाना है तो इसे कम वैल्यू के साथ हमने डिवाइड करना है। तो कम वैल्यू यही पॉसिबल है कि हम इंटरनल जो रेजिस्टेंस है जो कि स्मॉल आ रहा है उसके साथ डिवाइड कर दें। और इस लॉ को मोर्टिज वॉन जैकोबीज लॉ भी बोलते हैं, जो कि हमें क्या बताता है, टू ऑब्टेन मैक्सिमम एक्सटर्नल पावर फ्रॉम अ सोर्स विद अ finite internal resistance, the resistance of the load must equal the resistance of the source as viewed from its output terminals। सादा अल्फाज में बात करें, अगर हमने पावर आउटपुट मैक्सिमम लेनी है तो हमें क्या करना होगा, हमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को इंटरनल के इक्वल अगर कर दें तो अब एक पावर जो डिलीवर होगी दैट विल बी मैक्सिमम। उम्मीद है कि ये लेक्चर आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा, तो इंशाल्लाह इस सीरीज़ को आगे भी कंटिन्यू रखेंगे। टिल देन वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।